दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसके तहत हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों हम लोग चैप्टर देख रहे थे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण से संबंधित दोस्तों एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। यह हमारा दोस्तों प्रदूषण टॉपिक से संबंधित उसी का ये पार्ट है सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, इससे पहले के जो पॉइंट हैं दोस्तों वह एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है जिसमें उसको कवर किया जा चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। हम यहाँ से आगे के पॉइंटों को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है फाइटो निष्कर्षण। क्या है? प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना कहलाता है दोस्तों फाइटो निष्कर्षण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, जल प्रदूषक नहीं है तो वह है दोस्तों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जल प्रदूषक नहीं है तो वह है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से, क्या है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में से वह राज्य जहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है तो वह है दोस्तों हमारा पश्चिम बंगाल राज्य। चलिए आगे के पॉइंटों को देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों, क्या है? कह रहा है कि भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है दोस्तों। तो याद रखिए आर्सेनिक प्रदूषण से। ठीक है, क्या कह रहा है? भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल अत्यधिक प्रदूषित है। तो याद रखिएगा वह है दोस्तों हमारा आर्सेनिक प्रदूषण से प्रदूषित है। हमारा बांग्लादेश का जो पद्मा मेघना वाला क्षेत्र है और जो भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है वह हमारा आर्सेनिक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है दोस्तों कि आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है। क्या है? आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है। तो याद रखिए अर्जेंटीना में, फिर है चिली में, फिर है चीन में, फिर है बांग्लादेश में, फिर है भारत में, फिर है मैक्सिको में तथा फिर है यूएसए में। ठीक है, कह रहा है कि आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है। तो याद रखिए अर्जेंटीना में, ठीक है दोस्तों, फिर है चिली में, फिर है दोस्तों चीन में, फिर है दोस्तों बांग्लादेश, फिर है भारत, फिर है मैक्सिको तथा यूएसए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि भारत के 7 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजानांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है आर्सेनिक प्रदूषण से। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? फिर देखिए कि भारत के 7 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजानांदगांव में भूमिगत जल अत्यधिक प्रभावित है दोस्तों। तो याद रखिए आर्सेनिक प्रदूषण से। ठीक है, चलिए पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए क्या है। कह रहा है कि चेरनोबिल दुर्घटना जो है दोस्तों वह संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, कह रहा है कि जो चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है वह है हमारा दोस्तों नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। आगे के पॉइंट देखिए यहाँ ध्यान से। कह रहा है कि तत्कालीन सोवियत संघ रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु, ठीक है, कह रहा है यहाँ देखिए तत्कालीन सोवियत संघ रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तत्कालीन सोवियत संघ रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो याद रखिएगा डेट थी हमारी 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, एक पॉइंट छूट गया था। चलिए फिर देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण में से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक होता है। तो याद रखिए उष्मीय प्रदूषण का। ठीक है, क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, उष्मीय प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण में से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक होता है। तो याद रखिए उष्मीय प्रदूषण का। ठीक है, और इसकी डेट याद रखिएगा कि तत्कालीन सोवियत संघ रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। क्या है? विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाले विकिरण स्रोत हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या दिया गया। ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। चलिए देखेंगे
आगे देखिए क्या कह रहा है कि विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी पड़ता है तो हानिकारक प्रभाव। क्या है? विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर भी पड़ता है दोस्तों, वह है हमारा हानिकारक प्रभाव। ठीक है, चलिए पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि जैवीय रूप से अपघटित होता है तो याद रखिए मल। ठीक है, क्या है? जैवीय रूप से अपघटित होता है तो याद रखिए दोस्तों मल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो वह है दोस्तों लेड। क्या है? स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो वह है दोस्तों हमारा लेड। ठीक है, ध्यान रखिए कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है तो वह है दोस्तों हमारा लेड है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों कि स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह है दोस्तों हमारा लेड सीसा का। इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो लेड सीसा का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं तो हमारे लेड यानी कि सीसा के कारण। ठीक है, चलिए फिर देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं दोस्तों तो याद रखिए लेड के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। क्या है? कह रहा है कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है तो ध्यान रखिए इटाई रोग। ठीक है, पेयजल में किसकी अधिकता से? तो कैडमियम की अधिकता से हो जाता है दोस्तों हमारा इटाई रोग। ठीक है, ध्यान रखिए पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। अगला भी मार्क करिए, कई बार पेपर में पूछा गया, दोनों पॉइंट कई बार पेपर में पूछे गए हैं। पारा मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है मिनीमाटा रोग। ठीक है दोस्तों, क्या है? पारा मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है मिनीमाटा रोग और पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा कि पेयजल में कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई रोग और पारा मरकरी युक्त जल पीने से हो जाता है मिनीमाटा रोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है तो वह है दोस्तों हमारा वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, चलिए देखिए कि वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है, वह है दोस्तों हमारा वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारक बना तो वह है दोस्तों ला नीना। ठीक है, याद रखिए यह प्रश्न दोस्तों इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारक बना, वह है दोस्तों हमारा ला नीना। फिर देखिए, जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना, वह था दोस्तों हमारा ला नीना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे के प्रश्न क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखेंगे ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पूछा गया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट किया गया है इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है तो दामोदर नदी। क्या है? अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है दोस्तों तो याद रखिएगा दामोदर नदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है। कह रहा है कि यमुना, गोमती, सई और तमसा, क्या है? यमुना, गोमती, सई और तमसा में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? क्या है? यमुना, गोमती, सई और तमसा में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? तो याद रखिए दोस्तों हमारी दो नदियां हैं, यमुना और गोमती। ठीक है, क्या है? यमुना, गोमती, सई और तमसा में से कौन सी उत्तर प्रदेश की नदियां पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं? तो याद रखिए यमुना और गोमती। ठीक है दोस्तों, यमुना और गोमती। चलिए पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। क्या है कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिए अर्जिमॉन के बीज। क्या है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है दोस्तों हमारा अर्जिमॉन के बीज, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि अर्जिमॉन मैक्सिकाना, क्या है? अर्जिमॉन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो महामारी फैल जाती है वह है दोस्तों हमारा ड्रॉपसी रोग। ठीक है, याद रखिए कि अर्जिमॉन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो महामारी फैल सकती है वह है दोस्तों हमारा ड्रॉपसी रोग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखें क्या पॉइंट दिया गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर
चिंता व्यक्त की गई है। क्या है? भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है और इस समृद्धि का के क्या कारक तत्व हो सकते हैं या हो सकता है। चलिए ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है कि ज्वारन मुख से पोषकों का स्राव। क्या है? ज्वारन मुख से पोषकों का स्राव। ठीक है, अगला देखिए। अगला है मानसून में भूमि से जलवाह। क्या है? मानसून में भूमि से जलवाह। और तीसरा है हमारा समुद्रों में उत्प्रवाह। ठीक है, फिर देखिए कि भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है और इस समृद्धि का के क्या कारक तत्व हो सकता है या हो सकते हैं। तो पहला है हमारा ज्वारन मुख में पोषकों का स्राव या ज्वारन मुख से पोषकों का स्राव। ठीक है, अगला है मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है दोस्तों कि एशिया भूरा बादल यानी कि एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। तो वह था दोस्तों हमारा दक्षिण एशिया में। क्या है? एशिया भूरा बादल यानी कि एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः फैला था। तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए क्या है, क्या पॉइंट दिया गया है। यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों कि एशियन ब्राउन क्लाउड। क्या है? एशियन ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है। तो याद रखिए एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, एशियाई ब्राउन क्लाउड या एशियाई भूरा बादल उत्पन्न होता है तो वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, चलिए कथन कारण का प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। क्या है? जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है। फिर कारण दे रहा है कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। क्या है? मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ आंसर देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि ये सही है, यानी कि कथन सही है, परंतु जो कारण दिया गया है वह बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो कथन याद रखिएगा कि जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है, जबकि कारण कि मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है, यह हमारा गलत है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, याद रखिएगा रेडॉन। क्या है? एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है दोस्तों, याद रखिएगा रेडॉन। ठीक है, क्या है? एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, तो ध्यान रखिए रेडॉन। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि फेफड़े का कैंसर यानी कि लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना है, तो याद रखिएगा रेडॉन गैस से। ठीक है, क्या है कि फेफड़े का कैंसर यानी कि लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना है दोस्तों, तो रेडॉन गैस से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों कह रहा है कि घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को हम कहेंगे दोस्तों, तो वह है हमारा घरेलू वायु प्रदूषण। क्या है? घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को, एयर पोल्यूशन को हम कहेंगे दोस्तों घरेलू वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि WHO के अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है दोस्तों, तो वह है हमारे घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, चलिए फिर देखिए WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है दोस्तों, तो घरेलू वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है हमारा, सारा पॉइंट देखते जाइए। चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है, क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं, तो वह है दोस्तों हमारी प्रगलन इकाइयां और पेंट। क्या है? प्रगलन इकाइयां हैं दोस्तों और पेंट। फिर से देखिए, कह रहा है कि शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा लेड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं, तो वह है दोस्तों हमारी प्रगलन इकाइयां और पेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है शीशे की मात्रा यानी कि लेड की मात्रा, पीबी की मात्रा। ठीक है, घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक हो सकती है दोस्तों, तो याद रखिए शीशे की मात्रा। ठीक है दोस्तों, यानी कि लेड की मात्रा। ठीक है, चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह है हमारा शीशे की अधिक मात्रा। क्या है?
कह रहा है कि मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह है दोस्तों शीशे की अधिक मात्रा से। क्या है? मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है, तो याद रखिएगा शीशे की अधिक मात्रा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, देखते जाइए। कह रहा है सही सुमेलित है दोस्तों, तो हम सही सुमेल करेंगे। चलिए यहां देखें, सूची 1 और सूची 2, वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। ठीक है, वायु प्रदूषक है हमारा दोस्तों एस्बेस्टस धूल। ठीक है, एस्बेस्टस धूल यह प्रभावित करता है दोस्तों हमारे फेफड़े को। ठीक है, एस्बेस्टस धूल हमारे प्रभावित करता है दोस्तों फेफड़ों को। ठीक है, शीशा हमारा प्रभावित करेगा दोस्तों मस्तिष्क को। क्या है? शीशा हमारा प्रभावित करेगा मस्तिष्क को। और पारा जो है दोस्तों, ठीक है, पारा यानी कि Hg, यह प्रभावित करेगा हमारे उदर। ठीक है, उदर यानी पेट को। ठीक है, एस्बेस्टस धूल दोस्तों प्रभावित करेगा हमारे फेफड़े को। ठीक है, फिर से देखिए, एस्बेस्टस धूल प्रभावित करेगा फेफड़े को, शीशा प्रभावित करेगा दोस्तों हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, शीशा प्रभावित करेगा हमारे मस्तिष्क को और पारा प्रभावित करेगा दोस्तों हमारे उदर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एस्बेस्टस धूल प्रभावित करेगा दोस्तों फेफड़े को, शीशा प्रभावित करेगा दोस्तों हमारे मस्तिष्क को और पारा प्रभावित करेगा दोस्तों हमारे उदर को। एस्बेस्टस धूल फेफड़े को, शीशा दोस्तों मस्तिष्क को, पारा उदर को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है और इसकी धूल से हो सकता है फेफड़े का कैंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है और इसकी धूल से हो सकता है दोस्तों फेफड़े का कैंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला देखिए, कह रहा है कि पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है, तो ध्यान रखिए उदर संबंधी समस्याएं। ठीक है, क्या है? पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है दोस्तों, तो याद रखिए उदर संबंधी समस्याएं, यानी कि पेट संबंधी समस्याएं हमारी पारे की विषाक्तता से उत्पन्न होती है। ठीक है, और पारे की विषाक्तता से दोस्तों पारे से जो विषाक्त जल है उसको पीने से दोस्तों हमारा मिनीमाटा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। कह रहा है सही सुमेलन है। ठीक है, सही सुमेलन है। चलिए देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए यहां देखिए, प्रदूषक और उससे होने वाले प्रभाव। ठीक है, चलिए यहां देखिए, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है लिबरी, यानी कि लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारा लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है दोस्तों। फिर है अगला नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है दोस्तों हमारा कैंसर। ठीक है, फिर देखिए धूल कण, तो धूल कण से होगा दोस्तों श्वास संबंधी रोग। ठीक है, और फिर है दोस्तों शीशा या लेड, तो इससे हो जाएगा दोस्तों हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा दोस्तों लीवर और किडनी को क्षति। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा लीवर और किडनी को क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होगा दोस्तों कैंसर। ठीक है, धूल के कण से होगा श्वास संबंधी रोग और शीशा से होगा हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को क्षति, कैंसर होगा हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, धूल कण से होगा श्वास संबंधी रोग, शीशा से होगा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखें। कह रहा है रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा यह हृदय को क्षति पहुंचाती है। ध्यान रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और इससे क्या हमारा लीवर और किडनी प्रभावित होता है। रक्त में घुलकर कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है तथा हृदय को क्षति पहुंचाती है, तो ध्यान रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखिए। कह रहा है मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, कह रहा है कि मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो ध्यान रखिए नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है कि भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों ही शामिल हैं। क्या है? भारत में इस्पात उद्योग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों ही शामिल हैं। चलिए देखेंगे, वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है सल्फर के ऑक्साइड SOX। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड, फिर है दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फिर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखिए, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में चारों ही शामिल हैं। पहला है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, दूसरा है सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SOX, तीसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx, फिर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, क्या क्या है? हमारे इस्पात उद्योग से जो प्रदूषक निकलते हैं वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, सल्फर के ऑक्साइड SOX, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NOx तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। धान की फसल स्रोत है। क्या है? धान की फसल स्रोत है दोस्तों, तो याद रखिए मीथेन की भी और हमारा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O की भी। ठीक है, कह रहा है धान की फसल स्रोत है दोस्तों, तो मीथेन, ठीक है, CH4 एवं नाइट्रस ऑक्साइड N2O का। ध्यान रखिएगा कि धान की फसल स्रोत है मीथेन, CH4 एवं नाइट्रस ऑक्साइड N2O का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है सही सुमेलन करना है, ठीक है। कह रहा है सही सुमेलित है, ठीक है दोस्तों, सही सुमेलित है। चलिए देखेंगे घटना और यौगिक, ठीक है। कह रहा है कि अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा होता है दोस्तों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है, यानी कि SO2, ठीक है। अम्ल वर्षा होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, चलिए ध्यान से देखिएगा, अम्ल वर्षा है दोस्तों, यौगिक हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध, तो यह होता है दोस्तों हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धुंध होता है दोस्तों हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। फिर देखिए अगला कह रहा है दोस्तों हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो यह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण, तो यह करता है दोस्तों हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अम्ल वर्षा होता है दोस्तों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। अम्ल वर्षा है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से। प्रकाश रासायनिक धुंध है दोस्तों हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। क्या है, अम्ल वर्षा है दोस्तों हमारा सल्फर डाइऑक्साइड से। प्रकाश रासायनिक धुंध है दोस्तों हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। फिर है हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो वह है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और ओजोन परत का क्षरण है, जिसके लिए हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह है दोस्तों हमारा संबंधित क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्या क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा को कहा जाता है, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए कि अम्ल वर्षा को कहा जाता है दोस्तों लेक किलर यानी कि झील कातिल, ठीक है। क्या है, अम्ल वर्षा को कहा जाता है झील कातिल यानी कि लेक किलर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है वह है दोस्तों हमारा नॉर्वे। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से जिस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है दोस्तों, वह है हमारा नॉर्वे में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे के पॉइंट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां देखेंगे, कह रहा है कि उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं। क्या है, उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं, तो वह है दोस्तों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। फिर है दोस्तों हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि N2O। फिर है दोस्तों हमारे सल्फर के ऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है या होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। फिर है हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O। फिर है सल्फर के ऑक्साइड SO2, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। क्या है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है, ठीक है। चलिए कई पॉइंट दिए गए हैं, देखेंगे क्या क्या दिए गए हैं। कह रहा है फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में सही कथन है, तो पहला है दोस्तों कि फ्लाई ऐश का उपयोग हम भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में भी किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो वह है दोस्तों हमारा फ्लाई ऐश, ठीक है। कह रहा है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, तो वह है दोस्तों हमारा फ्लाई ऐश, ठीक है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो याद रखिए फ्लाई ऐश, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। क्या है, यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है और इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं, तो वह है दोस्तों हमारा फ्लाई ऐश। क्या है, यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है और इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं, वह है हमारा
फ्लाई ऐश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या दिया गया है यहाँ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव, क्या है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते और जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं वह है दोस्तों फफूंदी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या है कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप, क्या है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है दोस्तों, जिन्हें हम एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और जिसके द्वारा उत्पादित होते हैं वह है हमारा फफूंदी यानी कि फंगस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। कह रहा है कि मुख्यतः जो एस्परजिलस फ्लेवस होता है, ठीक है, कह रहा है कि मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस है, इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिए एफ्लाटॉक्सिन। क्या है, मुख्यतः एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों, तो याद रखिए एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है दोस्तों कि एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ होता है, यानी कि कार्सिनोजन पदार्थ होता है, जो कि उत्पन्न करता है दोस्तों हमारा यकृत का कैंसर। ठीक है, यानी कि लीवर का कैंसर उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि एफ्लाटॉक्सिन में दोस्तों एक कैंसर जनक यानी कि कार्सिनोजोनिक होता है, जो उत्पन्न करता है दोस्तों हमारा यकृत कैंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एफ्लाटॉक्सिन में एक कैंसर जनक पदार्थ यानी कि कार्सिनोजन होता है, जो उत्पन्न करता है दोस्तों यकृत कैंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, तो वह है दोस्तों हमारा साइक्लोन डिवाइडर। ठीक है, कह रहा है वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, तो वह है दोस्तों हमारा साइक्लोन डिवाइडर। ठीक है, याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है, वह है हमारा साइक्लोन डिवाइडर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि कारखानों की चिमनियों से निस्रित धुएं तथा कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को कहते हैं बैग फिल्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि कारखानों की चिमनियों से निस्रित धुएं तथा कालिक के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को कहते हैं दोस्तों बैग फिल्टर। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला पूछ रहा है दोस्तों, वह है हमारा रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जो कि सही हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन ला देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है दोस्तों, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह कैंसर पैदा करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित सही कथन है, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर भी पैदा करता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ठीक है, क्या है, यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, तो वह है दोस्तों हमारा ऑयल जैपर। ठीक है, कह रहा है यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, वह है हमारा ऑयल जैपर। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। क्या है, ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है और इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको परिवर्तित कर देते हैं, तो याद रखिए कि हानि रहित CO2 एवं जल में। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि ऑयल जैपर दोस्तों है वह एक बैक्टीरिया संकाय है। क्या है, ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं तथा उनको परिवर्तित कर देते हैं हानि रहित CO2 एवं जल में। ठीक है, चलिए याद रखिए। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्या है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा लंदन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए, चलिए देखिए। कह रहा है
कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। ठीक है, और यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का भी कार्य करती है। तो वह है हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जिसका मुख्यालय है दोस्तों लंदन में। फिर देखिए कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का भी कार्य करती है। यह संगठन है दोस्तों हमारी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जिसका मुख्यालय है लंदन में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि जैव शौचालय प्रणाली क्या है। जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है तो अवायवीय जीवाणु। ठीक है, अवायवीय जीवाणु। फिर देखिए कह रहा है कि जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित कर देता है तो वह है दोस्तों हमारा अवायवीय जीवाणु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अवायवीय जीवाणु किसमें तोड़ देता है तो वह है पानी यानी कि हमारा वाटर और मीथेन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है जबकि गैस हो जाती है वाष्पीकृत। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है जबकि गैस जो है वह हो जाती है वाष्पीकृत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, चलिए देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं तो याद रखिए आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम। ठीक है, चलिए फिर से देखिए। कह रहा है कि भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं तो आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम। ठीक है, ध्यान रखिए, परीक्षाओं में पूछे गए सारे पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं तो याद रखिए आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम। ठीक है, आर्सेनिक, फ्लोराइड तथा यूरेनियम। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है तो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है और अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है दोस्तों तो वह है हम्प्ड बैक होने की यानी कि कुबड़ पीठ होने की। फिर देखिए कह रहा है कि यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण दोस्तों एक्सेस कंसंट्रेशन इसका दोस्तों फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है और अत्यधिक फ्लोराइड को ग्रहण इंटेक करने के परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है तो कुबड़ पीठ की यानी कि हम्प्ड बैक होने की। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है कि पैरों के मुड़ने का कारण होता है यानी कि पैरों का जो बेंडिंग हो जाता है दोस्तों जिसे नौकनी संलक्षण कहते हैं यह है हमारा उच्च फ्लोराइड संग्रहण के कारण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पैरों के मुड़ने यानी बेंडिंग का कारण होता है जिसे हम लोग नौकनी संलक्षण कहते हैं उच्च फ्लोराइड संग्रहण के कारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसे हम लोग BOD कहते हैं किसके लिए एक मानक मानदंड है तो यह है दोस्तों जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। कई बार पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD दोस्तों किसके लिए एक मानक मानदंड है तो याद रखिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान रखिएगा कि BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो यह है जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि क्या है, कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी महासागरों के अम्लीकरण के कारण। ठीक है, फिर देखिए कि कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकीय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी तो महासागरों के अम्लीकरण के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए।
कह रहा है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, कई बार पेपर में पूछा गया है कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया दोस्तों। तो याद रखिए कब बनाया गया, 1974 में। ठीक है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को बनाया गया, तो सही आंसर मार्क करिए 1974 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है, तो वह है दोस्तों हमारा समुद्र। ठीक है, CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है, तो वह है दोस्तों हमारा समुद्र। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यूरो उत्सर्जन नियम, ठीक है, उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं, इसके अंतर्गत आच्छादित है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि यूरो जो उत्सर्जन नियम है, ठीक है, यानी कि यूरो मानक जो हैं उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं और इसके अंतर्गत आच्छादित है, तो वह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर है दोस्तों हाइड्रोकार्बन और है दोस्तों हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिए। फिर से देखिए, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं और इसके अंतर्गत आच्छादित है, तो वह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर है दोस्तों हमारा हाइड्रोकार्बन और फिर है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1997 में लागू कर दिया गया दोस्तों यूरो मानक 2। ठीक है, याद रखिएगा कि यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1997 में लागू कर दिया गया था यूरो मानक 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है यह दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संतुष्टि की थी माशेलकर समिति ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संतुष्टि की थी, तो माशेलकर समिति ने। फिर देखिए, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संतुष्टि की थी, तो माशेलकर समिति ने। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि स्वच्छ परिवहन पर अंतरराष्ट्रीय परिषद, क्या है, स्वच्छ परिवहन पर अंतरराष्ट्रीय परिषद, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग ICCT भी कहते हैं, ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 6 को। ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि स्वच्छ परिवहन पर अंतरराष्ट्रीय परिषद यानी कि द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो 5 के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 6 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है। कह रहा है कि जो हमारा BS4 मानक है दोस्तों, क्या है, जो हमारा BS4 मानक है भारत में लागू कर दिया गया तो 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, BS4 मानक है दोस्तों, वह हमारे भारत में लागू कर दिया गया। डेट याद रखिए, 1 अप्रैल 2017 से हमारे भारत में BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब BS6 की बात करेंगे तो BS6 है दोस्तों, BS6 मानक भारत में लागू होने की निर्धारित तिथि थी तो 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, BS4 का डेट याद रखिएगा 1 अप्रैल 2017 से, और BS6 मानक भारत में लागू होने की निर्धारित तिथि है 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए देखेंगे आगे के पॉइंट क्या है दोस्तों। चलिए यहां ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए, क्या है, यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। फिर से देखिए कि यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए कि यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए 0.05% या इससे कम। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक है, कह रहा है कि यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं और यह गैस है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए।
कह रहा है कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडल गैसों में विचार में लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिया जाता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड को लिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है। तो वह है दोस्तों हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो वह है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखेंगे, कह रहा है कि शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या है, यहां देखिए, कह रहा है कि शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग यानी QI भी कहते हैं, जारी किया गया था। तो 17 अक्टूबर 2014 को। फिर देखिए, शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी QI जारी किया गया था 17 अक्टूबर 2014 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण यानी कि 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। ठीक है, फिर देखिए कि यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, ठीक है, एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, 1 नंबर, 1 कलर, 1 डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में सर्वाधिक प्रदूषित नगर था। तो वह था दोस्तों हमारा झारखंड का झरिया। क्या है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो 287 नगरों में से सर्वाधिक प्रदूषित नगर था, तो वह था हमारा दोस्तों झारखंड का झरिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। क्या है, कह रहा है कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है। तो वह है दोस्तों पैलेडियम से, प्लेटिनम से और रोडियम से। ठीक है, फिर देखिए, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है दोस्तों। तो वह है हमारा पैलेडियम से, प्लेटिनम से और रोडियम से, पैलेडियम से, प्लेटिनम से और रोडियम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कथन और कारण का प्रश्न है। कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कथन कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण कह रहा है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कथन है, कारण कह रहा है कि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो आंसर मार्क करेंगे, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए, कथन कह रहा है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है और कारण है कि उर्वरक तथा कीटनाशक हमारे भोजन की श्रृंखला में यानी कि फूड चेन में प्रवेश कर जाते हैं। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या है, कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि NOx। ठीक है, कृषि मृदाएं पर्यावरण में निर्मुक्त करती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं और रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं मृदा के सूक्ष्म जीवों को। ठीक है, कह रहा है कि उर्वरक,
पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं और रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं। जो हमारे दोस्तों मृदा में यानी कि सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको हमारी जो है वह है उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी नष्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक उर्वरक जो है वह हमारी नष्ट कर देती है सॉइल में पाई जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या है, आगे के पॉइंट देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखेंगे, कह रहा है दोस्तों भारत के जिस महानगर में प्रतिदिन सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह है दोस्तों हमारा मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, भारत के जिस महानगर में प्रतिदिन सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह है दोस्तों हमारा मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि कई घरेलू उत्पादों, क्या है, कह रहा है कि कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों, ठीक है, जिसको हम लोग अपहोल्स्ट्री कहते हैं, में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि, कह रहा है कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। फिर देखिए, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है और उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। ठीक है, उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है और वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है दोस्तों कि रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक, क्या है, रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं तो पॉप्स, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए फिर ध्यान से, कह रहा है कि रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक, ठीक है, प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं तो पॉप्स, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। फिर देखिए, रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं तो हम कहते हैं दोस्तों पॉप्स, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। ठीक है, फिर से देखिए कि रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक, ठीक है, याद रखिएगा, प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं पॉप्स। ठीक है, क्या, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे, क्या दिए गए हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों यहां देखिए क्या है, यहां देखिए, कह रहा है दोस्तों कि अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, क्या है, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया है तो ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को, ठीक है दोस्तों, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट को, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, क्या है, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट द्वारा कुछ चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है तो ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को, यानी कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए फिर देखेंगे कि अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय यानी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट द्वारा कुछ चिर अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया गया है तो ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को, यानी कि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट को, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या है, कह रहा है दोस्तों कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनोकणों के बारे में कुछ चिंता है क्योंकि, फिर देखिए कि विभिन्न उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनोकणों के बारे में कुछ चिंता है क्योंकि पहला है, कह रहा है कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है दोस्तों क्या, कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में यानी कि हमारे फूड चेन में प्रविष्ट हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिए,
कह रहा है कि विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ठीक है, वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, और तीसरा पॉइंट है कि वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि विस्तारित उत्पाद दायित्व। ठीक है, क्या है विस्तारित उत्पाद दायित्व, जिसे हम लोग ईपीआर कहते हैं। क्या? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? विस्तारित उत्पाद दायित्व, ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आरंभ किया गया दोस्तों भारत में, तो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011 के द्वारा। ठीक है, याद रखिए कि विस्तारित उत्पाद दायित्व क्या कह रहा है कि विस्तारित उत्पाद दायित्व, जिसको हम लोग ईपीआर भी कहते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, आरंभ किया गया भारत में, तो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011 के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि विस्तारित उत्पाद दायित्व यानी कि ईपीआर, जिसको हम लोग दोस्तों एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, आरंभ किया गया भारत में दोस्तों, तो ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011। डेट याद रखिएगा, क्या है? ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण नियम 2011। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो अगला टॉपिक होगा दोस्तों वह है हमारा जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस पुस्तक में संबंधित दोस्तों जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग लगभग समाप्त करने की तरफ बढ़ चुके हैं। लगभग 1 या 2 चैप्टर और बाकी होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस पुस्तक में दिए गए सारे जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न हैं सबको हम लोगों ने कवर कर लिया है, और सारे टॉपिक जो है हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी से इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है। जिन दोस्तों ने उसको कवर ना किया हो वो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियो से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सारी परीक्षाओं में दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों का वेटेज अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्न जरूर ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं उनसे अच्छी तरीके से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को रिवाइज कर लें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए भी, यूपी पीसीएस की भी परीक्षा के लिए भी, और आगामी परीक्षाओं के लिए भी हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो टॉपिक दोस्तों हम लोग देखेंगे वह है हमारा जल संरक्षण। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। यह भी छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस पुस्तक में जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सिलेबस है उसको लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो अगला सब्जेक्ट वह हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों वह है बायो। ठीक है, जिसका वेटेज काफी ज्यादा है परीक्षाओं में और इससे संबंधित प्रश्न काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बायो, फिर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, फिर है फिजिक्स। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।